नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के 2022 की चुनावी जंग जीतने के लिए नई हवा है, नई सपा है के नारे के साथ साथ मुलायम सिंह यादव के MY यानी कि मुस्लिम और यादव समीकरण की परिभाषा भी बदल दी है। मुलायम सिंह यादव ने 90 के दशक में जनता दल से अलग समाजवादी पार्टी का गठन किया। इसके बाद सूबे में अपना सियासी आधार मजबूत करने के लिए MY समीकरण बनाया। यूपी में 20% के करीब मुस्लिम और 12% के करीब यादव मतदाता हैं, जिन्हें एकजुट करके मुलायम सिंह यादव ने इसको सपा के मूल वोट बैंक में कन्वर्ट किया। इसी MY समीकरण के वोट बैंक के दम पर मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक सूबे की सत्ता के सिंहासन पर विराजमान हुए। अब मुस्लिम और यादव सपा का हार्डकोर वोट बैंक माना जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी की केंद्र में सत्ता में आने के बाद ये सारे समीकरण बदले हैं। बीजेपी ने सूबे में मुलायम के इसी MY समीकरण को लेकर सपा पर निशाना साधा और गैर यादव यानी कि OBC वोटों को अपने पाले में करने में कामयाब रही। अब सपा को पहले 2017 के चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और अब 2022 के चुनाव में भी बीजेपी यही नैरेटिव सपा के खिलाफ सेट कर रही है। ऐसे में अखिलेश यादव बीजेपी के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए MY समीकरण की नई परिभाषा गढ़ने का भी काम कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने नई सपा के MY समीकरण में M का मतलब महिला और Y का मतलब युवा बताया है और कहा है कि इन दोनों को वो साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में सवाल तो ये बनता है कि नई सपा में आखिर क्यों MY समीकरण की परिभाषा बदली है। सवाल तो ये भी बनता है कि क्या समाजवादी पार्टी में ये MY का समीकरण वाकई में बदल गया है या समाजवादी पार्टी वाकई में बदल गई है। इस पर सवाल तो बनता है। तो MY का मतलब तो अखिलेश यादव ने बताया, लेकिन इस MY के मतलब को बताए जाने के बाद अब राजनीतिक दलों ने इस पर जो प्रतिक्रियाएं दी हैं, पहले इसको सुनिए। देखिए, समाजवादी नेता अखिलेश यादव जी झूठ बोलते हैं। उनका न महिला से मतलब है न नौजवानों से मतलब। सरकार में 5 साल के अपने कार्यकाल में उन्होंने सबसे ज़्यादा उत्पीड़न युवाओं का किया था। युवाओं की रोजगार को उन्होंने बेचा था, सरकारी नौकरियों को नीलाम किया था। और ऐसा मुख्यमंत्री अगर युवाओं को फिर से धोखा देने के लिए उनको बहकाना चाहता है तो उत्तर प्रदेश की जनता उनके बहकावे में नहीं आने वाली है। महिलाओं का भी सबसे ज़्यादा उत्पीड़न और सबसे ज़्यादा अपराध समाजवादी पार्टी की सरकार में था। महिलाएं सड़क पर निकलती नहीं थी। अखिलेश जी, आपके झांसे में इस बार नौजवान और महिला नहीं आने वाले हैं। चुनाव आ गए हैं, अब नए नए नारे गढ़े जाएंगे, वो चाहे सत्ता पक्ष के द्वारा हो चाहे प्रतिपक्षियों के द्वारा हो। तो कोई साथी प्रतिपक्ष का अगर कोई नारे गढ़ रहा है तो ये उसका विशेषाधिकार है। हम लोग नारों से ज्यादा अपने किए हुए कामों पर चुनाव में जाएंगे। हम लोग बेरोजगारों को रोजगार देने की गारंटी के साथ चुनाव में जाएंगे। हम महिलाओं की अस्मत को सुरक्षित रखने की गारंटी के साथ चुनाव में जाएंगे। श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने स्पष्ट कहा है कि किसानों के मुद्दे पर हम लोग चुनाव में जाएंगे, नौजवानों के मुद्दे पर चुनाव में जाएंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ नारों के मुद्दे पर चुनाव में नहीं जाएंगे। और हमारा पुराने समय में किया गया विकास इसका साक्षी है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। इस बार उत्तर प्रदेश में जनता के मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। जो भी राजनीतिक पार्टियां जात पात पे, धर्म पे या अगड़ा पिछड़ा के नाम पर बात करती हैं, ये जनता के मुद्दे नहीं हैं। अब जन मुद्दों पर, जन सरोकार के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए कि कैसे उत्तर प्रदेश की जनता को मुफ्त बिजली मिल सके, महिलाओं को सुरक्षा मिल सके, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मिल सके, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, कैसे किसानों को उनका हक मिल सके। इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। जो भी पार्टियां जातिगत या धार्मिक बातें करती हैं वो असली मुद्दों से उत्तर प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाना चाहती हैं। लेकिन इस बार जनता ने तय कर लिया है कि वो जन मुद्दों पर ही चुनाव में अपना मत देगी। तो कमिश्नर रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टियों के ये रिएक्शन आने अब स्वाभाविक हैं, क्योंकि सभी पार्टियां अपनी अपनी जब जीत के दावे करती हैं तो फिर दूसरी पार्टी को वो यही बताती हैं कि मुद्दों का ऊपर या फिर मुद्दों के आधार पर ही वो जनता के बीच में जाएंगे या उनको जाना चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात उतनी ही सच है कि उत्तर प्रदेश हो या अन्य प्रदेश, जातिगत फैक्टर काम करता है और इससे कोई नकार नहीं सकता है। और जातियों की इन जाति गणना के हिसाब से ही या इनके समीकरणों के हिसाब से ही आप देखें कि जो तमाम
सत्ताएं हैं वो बनी भी हैं और बिगड़ी भी हैं, सत्ता के अंदर भी पहुंचे हैं तो इन्हीं फैक्टर्स की वजह से पहुंचे हैं और सत्ता से बेदखल हुए हैं, तो उसमें भी ये एक बड़ा कारण रहा। और इसलिए जिस MY फैक्टर को आज तक समाजवादी पार्टी के साथ उसके कोर वोट बैंक के तौर पर देखा जाता रहा, आज उसी MY की एक नई परिभाषा अगर सामने आ रही हो, M से महिलाओं का जिक्र हो रहा हो और Y से युवाओं के जिक्र के साथ अखिलेश यादव इसको जोड़ रहे हों और बता रहे हों, तो फिर जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि MY को लेकर के ही जो सवाल भारतीय जनता पार्टी उठा रही थी, क्या उसको काउंटर करने की स्थिति में समाजवादी पार्टी है? और अगर MY का मतलब महिला और युवा है तो फिर वो MY क्या था जिसके साथ समाजवादी पार्टी से पहले सत्ता में पहुंची? क्या अब वाकई में समाजवादी पार्टी बदल गई है, नई सपा है, नई हवा है? और क्या वाकई में अखिलेश यादव की तरफ से ये जो बात या फिर ये जो नई परिभाषा MY फैक्टर की दी गई है, इसका असर चुनावों के ऊपर होगा? ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आप देखिए चुनाव के नजदीक आते आते ये तमाम नए दिलचस्प फैक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, नई नई परिभाषाएं भी अब आपको सुनने को मिलेंगी। लेकिन हाँ, MY फैक्टर चूंकि समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा रहा, मुस्लिम और यादव जो कि दोनों ही कोर वोट बैंक के तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए जाने जाते हैं, और इन्हीं कोर वोट बैंक को संजोते हुए मुलायम सिंह यादव खुद सत्ता तक पहुंचे और अखिलेश यादव भी उसी MY फैक्टर की बदौलत ही उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर रहे। तो ऐसे में अब इस MY का मतलब अगर महिला और युवा है तो फिर सवाल यह है कि MY के जो मायने से पहले रहे हैं क्या वो बदल गए हैं? क्या ये वाकई में नई सपा है? और इसका फायदा चुनावों में समाजवादी पार्टी को किस तरह से मिलेगा? यह सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि खुले तौर पर भले ही इस बात को कोई भी चर्चा में ना स्वीकार करता हो या फिर पब्लिक डोमेन में भी इस बात को ना कहा जाता हो, लेकिन ये उतनी ही सच बात है कि जो जातिगत फैक्टर्स हैं वो काम करते हैं और जो पार्टियां इनको साथ लेती हैं वही कम से कम सत्ता के सिंहासन पर आपको काबिज होती हुई जरूर आती हैं। जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में भी बताया था कि जिस MY फैक्टर से समाजवादी पार्टी सत्ता तक पहुंची, उसी MY फैक्टर के नैरेटिव को बताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अन्य वोट बैंक को एक साथ किया और उसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। अब आज की बहस के कुछ सवाल हैं, पहले उस पर भी नजर डालते हैं और उसके बाद आज चर्चा इसी विषय पर होगी। क्या वाकई में समाजवादी पार्टी की सोच बदल गई है? क्योंकि MY का मतलब जो बताया गया है वो वाकई में एक नई सपा, एक नई सोच के तौर पर इसको देखा जा रहा है। अब क्या महाराज के सहारे योगी सरताज बनेंगे? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, चूंकि अब योगी आदित्यनाथ की ही फेस पर भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है और सपा की छवि बदलने से अखिलेश ने जो दांव खेला है उसका फायदा समाजवादी पार्टी को कितना मिलेगा? ये भी सवाल आज की मौजूदा राजनीति के साथ भी जुड़ा है। आज इसी पर चर्चा करते हैं। सवाल तो इस पर बनता है। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवाता हूं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। अब्दुल हफीज गांधी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अब्दुल हफीज गांधी जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। रफत फातिमा जी हमको ज्वाइन कर रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। रफत फातिमा जी, आपका भी स्वागत है। सुरेंद्र दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुरेंद्र जी, आपका भी स्वागत। और संजय चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले अब्दुल हफीज गांधी जी, आपसे ही आज इस चर्चा की मैं शुरुआत करूंगा, क्योंकि जो MY फैक्टर जिसकी परिभाषा अभी तक हम लोग सुनते रहे, अब वो MY मतलब अब महिला और युवा है, इसको कैसे देखा जाए और इसके क्या मायने हैं? सबसे पहले मैं ये आपसे ही समझना चाहूंगा। देखिए, भारत आज सबसे युवा देश है। भारत की 65% जो आबादी है वो 35 साल के नीचे है और इसको हम जो है कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक डिविडेंड कह रहे हैं। आज भारत से युवा देश कोई नहीं, और जो हमारा युवा है वो एस्पिरेशनल युवा है। वो सपने देख रहा है, वो चाहता है कि उसको रोजगार मिले, वो चाहता है उसको अच्छी अच्छी नौकरी मिले, उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है कहीं ना कहीं सुधरे। तो मैं समझता हूं कि ऐसी कोई पार्टी नहीं होगी, चाहे वो मेरे विरोधी क्यों ना हो, कि जो सबसे बड़ा वर्ग आज उभर कर आ रहा है उसके बारे में ना सोचे। तो मैं समझता हूं कि पहले भी हम लोगों ने जब हमारी सरकारें आई हैं, हमने युवा वर्ग के लिए सोचा है, महिलाओं के लिए सोचा है, लेकिन जो आज भारत में सबसे बड़ी आबादी उभर कर आ रही है, इसके जो उभरी है, इसको या तो जो इसकी शक्ति है हम इसको बर्बाद होने दें या फिर हम इसको चैनलाइज करें। तो समाजवादी पार्टी चाहती है कि जो युवाओं की शक्ति है हम इसको चैनलाइज करें। हमारा एक विजन है युवाओं को लेकर कि किस तरह से इनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमको जो है अवसर बढ़ाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश के अंदर लेकर आना है, उत्तर प्रदेश को इन्वेस्टमेंट देना है ताकि जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज कहीं ना कहीं बढ़े। तो मैं समझता हूं कि अगर हम जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको देखकर अगर हम अपनी पॉलिसीज में बदलाव ला रहे हैं, अगर हम अपनी पॉलिसीज उनको देखकर बना रहे हैं जिसको हम एस्पिरेशनल इंडिया कह रहे हैं, तो अब्दुल हफीज गांधी जी, मतलब पुरानी सपा का जो MY फैक्टर जिसको हम लोग मुस्लिम और यादव के तौर पर समझते थे, क्या वो बदल चुका है पूरी तरह से?
देखिए, ये तो मीडिया कहती है, हमें तो सभी वर्गों का वोट मिलता है और हमने सभी वर्गों के लिए काम किया है। तो जो ये MY फैक्टर जो बता रहे हैं, ये तो मीडिया इस तरह से एनालाइज करती है, उसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन कोई भी सरकार कुछ पर्टिकुलर समाजों के आधार पर नहीं बन सकती। जब तक आपको 28 से लेकर 32% वोट नहीं मिलता है, उत्तर प्रदेश का हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, जिसको इतना वोट शेयर नहीं मिलता है वो उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना सकता है। कम से कम आपको इतना चाहिए। तो जब तक आपको ये शेयर नहीं मिलेगा, आप सरकार नहीं बना सकते। और ये शेयर आपको तभी मिलेगा जब सभी समाज, सभी वर्ग आप पे विश्वास करें। तो जब हमारी सरकार बनी है, हमें सभी वर्गों ने सहयोग किया है और हमने सभी वर्गों के लिए काम किया है। जो हमारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं, चाहे वो इंटरनेशनल स्टेडियम्स हमने बनाए हों, या हमने पार्क्स बनाए हों, या रोड्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में हमने खड़ा किया था, या हम जो सॉफ्टवेयर में जो इन्वेस्टमेंट लेकर आए थे, ये ऐसे सारे के सारे कदम हैं जो कहीं ना कहीं सर्व समाज को बेनिफिट करते थे। और आगे भी अगर हमारी सरकार 2022 में आती है तो हम ठीक है वो संजय चौधरी जी, जो अब MY का मतलब तो ये है, जो ठीक है, चलिए, अब ये नैरेटिव कोई भी सेट कर सकता है क्योंकि ये बात तो पहले भी होती रही, लेकिन अब ये है कि MY का मतलब ये हो गया है कि महिला और युवा की बात हम कर रहे हैं और महिला और युवाओं के सारे ही हम सत्ता पर काबिज होने वाले हैं, जिनका ख्याल आप लोगों ने नहीं रखा। ये जो नई सपा है या जो इसकी नई सोच है जिसका आज यहां पर जिक्र हो रहा है, इस पर एक रिएक्शन मैं आपका चाहूंगा। समाजवादी पार्टी के मित्र जो कह रहे थे, इसमें सारे लोगों को शामिल कर रहे थे। कल मैं उस प्रोग्राम में था जिसमें अखिलेश यादव जी ने एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में इसको घोषित किया कि MY अब वो MY नहीं है जो पहले हुआ था। उन्होंने ये बताया कि हम इस MY में हमारा मतलब महिला है और युवा है। देखिए, बेसिक क्या होता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता, किसी सिद्धांत का, किसी विचारधारा का, किसी का। तो जिनका बेसिक नेचर और बेसिक सिग्नेचर दोनों ना महिला के लिए सकारात्मक है, ना युवा के लिए कभी फायदेमंद है, तो वो चरित्र बदल जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा संभव होगा। समाजवादी पार्टी का जो मूल चरित्र है, किसी सामान्य व्यक्ति से पूछिए, वो समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र बता देगा कि मूल चरित्र क्या है। तो मुझे नहीं लगता है ये चुनाव के अवसर पर समाजवादी पार्टी अपनी केचुली बदल रही है और बदले हुए रूप में चुनाव में जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुराने कारनामे बताते हैं कि ना तो इनको महिलाओं से मतलब है, ना इनको युवाओं से मतलब। जिस पार्टी की शुरुआत में स्टेट गेस्ट हाउस में जो राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल की महिला के साथ जो करे, वो बताने की स्थिति नहीं। उस पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष की जो पत्नी थी, एक राजनीतिक सभा में हम सबने देखा है, वीडियो वायरल है, कि उनके कार्यकर्ता उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पत्नी के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहे थे। वो दरअसल समाजवादी पार्टी की रीत नीति में बस गया है, महिलाओं के साथ इस प्रकार का उपेक्षा का भाव। और ये सही है कि हमने भी देखा है कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की नौकरियों की बोली लगी है, युवाओं के साथ षड्यंत्र हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि चुनाव के अवसर पर समाजवादी पार्टी ने केचुली बदली है। और हम देखते हैं कि जब सांप भी बिल में जाता है तो लहर के चलने के बजाय सीधा चलने लग जाता है। ये वैसी ही स्थिति है। आप देखिएगा, समाजवादी पार्टी अपने मूल चरित्र में बहुत जल्दी ही सामने आ जाएगी। ये केवल कहने की बात है, व्यवहार इससे बिल्कुल अलग है। ठीक है, रफत फातिमा जी, एक रिएक्शन आपका भी मैं इस पर चाहूंगा। क्या वाकई में आपको लग रहा है, चिंता हो रही है कि अब भाई महिलाओं की भी बात होनी चाहिए, युवाओं की भी बात होनी चाहिए, इस समझ में आ रहा है, या वाकई में आपको लग रहा है कि अभी चूंकि चुनाव है इसलिए कुछ भी नैरेटिव सेट कर दीजिए? रफत फातिमा जी, मुझे लग रहा है शायद आपने म्यूट किया हुआ है, एक बार अनम्यूट कर लें। नहीं, रफत फातिमा जी अभी मुझे लग रहा है शायद अनम्यूट नहीं हुआ है। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा वापस। मैं सुरेंद्र जी का रुख कर लेता हूं। सुरेंद्र जी, क्या वाकई में समाजवादी पार्टी आपको लग रहा है कि बदली हुई नजर आ रही है, बदल गई है? अखिलेश जी बहुत नए नए तरीके के एक्सपेरिमेंट इससे पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब MY की जो नई परिभाषा अखिलेश यादव जी के द्वारा दी गई है, क्या वाकई में नई सपा, नई हवा के तौर पर इसको आप देखते हैं, या इसका आकलन आप दूसरी तरह से करेंगे? एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं इस पर। देखिए, है वही पुरानी समाजवादी पार्टी है, और क्योंकि हम लोग MY
सेक्टर कह करके ये बताते रहे कि ये मुसलमानों और यादवों की पार्टी। इसके पहले उन्होंने इस पर कभी कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं किया कि हम मुसलमानों और यादव की पार्टी नहीं है। अब वो चूंकि एक आरोप लगता है बहुत समाजवादी पार्टी पर कि ये मुस्लिम परस्त लोग हैं और बदली हुई परिस्थितियों में मुस्लिम परस्त होने के बहुत पॉलिटिकल फायदे नहीं होंगे, तो उन्होंने अपना एक नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की कि एम माने मुस्लिम नहीं और वाई माने यादव नहीं है, और उसमें उन्होंने एक नई परिभाषा दे दी। देखिए, इन परिभाषाओं से कुछ नहीं होता है हमारे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में। अभी भी चुनाव जाति आधारित होते हैं, और अगर ये मैसेज कहीं गलत चला जाए कि अब इनको मुसलमान से ही मतलब नहीं है, यादव से ही मतलब नहीं, तो इनको लेने देने पड़ जाए। लेकिन इस सब का कोई बहुत मतलब नहीं है। वो एक कह दिया जाता, कल परसों हो सकता है दूसरी एक बात कह दी जाए। और ये जो ऐसे कहा जा रहा, तर्क दे रहे थे गांधी जी, या युवा जो है 65% है, तो उस युवा में मुस्लिम युवा भी तो है। मुस्लिम महिला जो महिला है वो भी तो उसी 35 वाले उसमें है। तो ये अलग से बताने की क्या जरूरत पड़ गई भाई? वो तो जो 65% है वो पूरी दुनिया को मालूम है कि हम यंगेस्ट कंट्री हैं पूरी दुनिया में, एटलीस्ट जहाँ लोकतंत्र है, और जगह का मुझे आइडिया नहीं है। और जब मुसलमान को वोट देते हैं तो उसमें जाहिर महिलाएं भी वोट देती है, युवा भी वोट देते हैं। तो मुझे लगता है कि इस जो नई परिभाषा गढ़ी गई, इसका कोई एक मतलब तुक से तुक मिलाने की बात है कि एम फॉर मुहर्रम, एम फॉर मुस्लिम, एम फॉर कुछ और कह दे। जो सच्चाई है वो ये देश में कि जितने लोग हैं सब अपने पुराने एजेंडे से ही चुनाव लड़ते हैं, और मुस्लिम का भी वोट उनको चाहिए, यादवों का भी वोट चाहिए, और युवा का वोट तो चाहिए, जो वो उसमें दोनों वर्गों में युवा ऑटोमेटिक शामिल, जब 65% वही है। जी रफत फातिमा जी, एक रिएक्शन आपका चाह रहा हूं। रफत फातिमा जी, एक बार अनम्यूट करके देखें। जी, मैं सुन पा रहा हूं। रफत फातिमा जी, बात रखें अपनी। अभी हम कह रहे थे कि जिस तरीके से अखिलेश जी ने ये जो भी बयान दिया है, मुस्लिम और यूथ की बात उन्होंने कही, एम-वाई फैक्टर के ऊपर, ये किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, ये उनका अपना नजरिया। लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस हर वर्ग के लिए पूरी तरीके से जनता के प्रति कमिटमेंट करे हुए कि वो हर वर्ग के साथ खड़ी है। आज जो बड़े मुद्दे हैं वो बेरोजगारी है, वो किसानों का मुद्दा है, और महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। यूथ भी हमारा 65% यूथ है जो आज बेरोजगारी के लिए दर दर भटक रहा है, जिस तरीके से रोजगार मांग रहा है। आज इको गार्डन में आप चले जाइए तो कितना यूथ वहां बैठा हुआ है। तो ये सभी मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी एक वर्ग को हम ये कह के नहीं कह सकते कि इसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम सबके लिए, हर के लिए प्रतिबद्ध है। तो अभी महिला की बात करें तो महिला वो भी है जो किसान की माँ है, महिला वो भी है जो किसी सैनिक की माँ है, एक महिला वो भी है जो जवान बच्चे की माँ है जो दर दर भटक रहा बेरोजगार। तो महिलाओं को आप आधी आबादी है, महिलाओं को आप एक वर्ग में नहीं बांट सकते। तो जहां तक ये सवाल है कि महिला और यूथ, तो सारे वर्ग हमारे लिए बहुत जरूरी है, और हमारा कोर जो मुद्दा होगा वो यही होगा, बेरोजगारी और किसान और महिला सुरक्षा। आज हम बात करें बेरोजगारी पर, क्योंकि जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, लगातार बढ़ रही है, और हर वर्ग बेचैन नजर आ रहा है भाजपा शासन में। तो जरूरी है कि हम इस पे बात करें और जनता के मुद्दों से भटके ना। आज जरूरी है हम जनता के, सरकार के मुद्दे जो है उस पर ही बात करें। आज जिस तरीके से लखनऊ में आप देख रहे होंगे, पूरा लखनऊ जलमग्न है, जल भराव की समस्या इतनी ज्यादा है कि पूरे लखनऊ में जल चारों तरफ भरा हुआ है। तो ये सब समस्याएं कौन उठाएगा? आखिर हम राजनीतिक पार्टी से है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन समस्याओं पे बात करें। तो समस्याओं पे आप बात नहीं करेंगे तो जनता जाहिर है सत्ता से उखाड़ देगी, चाहे कोई, तो जाहिर है नहीं। लेकिन रफत फातिमा जी, ये समस्याएं तो आप लोग हमेशा से उठाते रहे ना, लेकिन फिर भी 32 साल से आप लोगों को जनता एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि यही सच्चाई है उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जनता का फैसला, और इससे आप नकार नहीं सकते।
आप इस मुद्दे को हमेशा उठाते रहे, ऐसा नहीं है। कोई चुनाव आप मुझे बता दीजिए जब आपने ना कहा हो मौजूदा सरकार की नाकामियों को आप लोगों ने ना गिनाया हो, बेरोजगारी का मुद्दा ना उठाओ, महंगाई का ना उठाओ, महिला सुरक्षा का ना उठाओ, लेकिन फिर भी 32 साल तक जनता आप पर भरोसा नहीं कर पाई। हम मानते हैं क्योंकि ये जातिगत फैक्टर काम करता है और इसीलिए ये सवाल इस बात का है कि अगर सब पार्टियां अपनी अपनी सोच को या नए नए एजेंडे के साथ जनता के बीच में जा रही हैं तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है उस पर? कांग्रेस बिल्कुल पूरी तरीके से हर वर्ग के साथ खड़ी है। हमने कहा ना, हमारे कोर मुद्दे जो होंगे वो यही होंगे, जो बेरोजगारी है, महिला सुरक्षा है, हमारा किसान आज जो सड़कों पे बैठा है, 11 महीने से हमारा किसान सड़कों पे बैठा है। हम अपने मुद्दों पे ही बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं और हम यहीं पे स्टैंड करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप ये बता रहे हैं ना, जनता हमें नहीं, हम जनता की बात सर आंखों पे रखते हैं। कहीं ना कहीं हमारी गलती होगी जो हम 33 साल से नहीं है, तो जाहिर है हम जनता के बीच जा रहे हैं। आज कांग्रेस का हर कार्यकर्ता पूरी तरीके से जनता के बीच जा रहा है और जिले में भी जा रहा है, गांव तक की अपनी बात वो जनता के बीच जाके कर रहा है। तो हमें 2022 पूरी तरीके से अगर मुख्य विपक्ष में कोई खड़ा है और जनता के मुद्दों पे अगर कोई खड़ा है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। ठीक है, बाकी जितने भी आपने देखा ट्विटर पर और ये खाली सोशल मीडिया पे जो है मुद्दे नहीं उठाए जाते हैं, आपको सड़कों पे उतरना होगा। तो कांग्रेस पूरी तरीके से सड़कों पर है और कोरोना काल में आपने देखा होगा जिस तरीके से वर्तमान सत्ता जो है उनके मंत्री मटर छीन रहे थे घरों में और पोस्ट कर रहे थे सोशल मीडिया पे, उस टाइम हमारा यूथ कांग्रेस, हमारा IYC सड़कों पे था। कांग्रेस जो है सड़कों। चलिए, आपने विपक्ष की भूमिका निभाई, आप इन मुद्दों के सहारे जाने वाले हैं। आपको ये जातिगत फैक्टर या ये सारी चीजें काम करती हैं ऐसा आपको लग नहीं रहा, उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ आप इसको जोड़ती नहीं। अब्दुल हफीज गांधी जी, मैं चाह रहा हूं कि एक तो जो सुरेंद्र जी ने भी जो बात कही उसका भी जवाब दें, उसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी जो सवाल उठाए। अब्दुल हफीज गांधी जी, देखिए, आपका सवाल का जवाब देने से पहले मैं बता दूं कि मेरे यहाँ सुबह से लाइट नहीं आ रही है, तो इन्वर्टर भी अब बिल्कुल जो है ड्रेन हो चुका है, तो कभी भी मेरा कनेक्शन कट सकता है। जहां तक सुरेंद्र जी ने अपनी बात कही तो उसका मैं बता दूं कि हाँ, मुस्लिम यूथ भी उसके अंदर आता है। तो मैंने ओवरऑल बात कही है और हमने सारे युवाओं और महिलाओं की बात करी है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि अगर आपकी पॉपुलेशन अगर इन युवाओं की ज्यादा है और अगर आपका फोकस अगर इन युवाओं की तरफ रहने वाला है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, तो मैं समझता हूं कि एक अच्छी शुरुआत है। दूसरा, जहां तक हमारे चौधरी साहब ने बहुत सारी बातें कही, तो चौधरी साहब को मैं रिमाइंड करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महिलाओं के सम्मान की बात जहां तक आती है तो हमें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। चिन्मयानंद जी का एग्जाम्पल हमारे साथ है, सेंगर के एग्जाम्पल हमारे साथ है कि बेटी को आत्मदाह तक करना पड़ा और उसकी 2 साल तक FIR नहीं हुई थी। अभी NCRB के डाटे आए हैं जिसमें ये कहा गया है कि जो दहेज हत्या है उसमें यूपी नंबर 1 है, महिलाओं के खिलाफ अपराध में यूपी नंबर 1 है, जो भी हिंसक घटना है उसमें यूपी नंबर 1 है, मर्डर्स में जो है यूपी नंबर 1 है। तो ये उनकी आदत है, ये इनके हालात हैं। और मैं NCRB का डाटा बता रहा हूं जो कहीं ना कहीं सरकार का डाटा होता है, जिसे केंद्र सरकार की जो NCRB है उसको रिलीज करती है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरह से आज जंगल राज है। जो बीजेपी का जो DNA है वो डबल स्टैंडर्ड्स का DNA है कि जहां पर ये सत्ता में आ जाते हैं वहां पर ये संभाल नहीं पाते और विपक्ष में आकर ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमने इस प्रदेश को जो है सुशासन दिया है। मैं आपको बताऊं कि 302 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे 23 महीनों के अंदर बना दिया था। 4.5 साल हो गए हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इनसे बन के नहीं दे रहा है। मेट्रो हमने दौड़ा दी थी, 14 लाख लैपटॉप दिए। इनके संकल्प पत्र में है कि युवाओं को ये टैबलेट देंगे और 1 GB डाटा देंगे। अभी तक इनकी घोषणा पूरी नहीं। अब मैं देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी 3-4 महीने बचे हुए हैं सरकार जाने में, अब ये कह रहे हैं कि हम जो है देंगे। गन्ना किसानों का इन्होंने कहा था संकल्प पत्र में कि हम 14 दिन के अंदर बकाया दे देंगे, लेकिन अभी तक जो है 10,500 करोड़ रुपए गन्ना किसानों के बचे हुए हैं। 70 लाख नौकरी देने का वादा किया था, एक भी ऐसी नौकरी नहीं है जिसमें घपले नहीं हुए हों। कॉपियां जला दी गई, कॉपियां बदल दी गई। आज भी जो है वो 69,000 जो हमारे युवा हैं वो लखनऊ के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप ये देखिए कि 1,72,000 लोगों को माननीय अखिलेश यादव जी ने, जिसको हम शिक्षा मित्र कहते हैं, उनको समायोजित किया था। इनकी सरकार आई, इन्होंने उनको जो है निकालने का काम किया और जो उनको मिलते थे पैसे उससे बहुत कम उनको आज पैसे मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आज करीब करीब 2,000 जो हमारे शिक्षा मित्र हैं या तो उनको हार्ट अटैक हो गया या उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये है भारतीय जनता पार्टी जो युवाओं के भविष्य से कहीं ना कहीं खेलती है। आज जो है NCRB का डाटा बताता है कि 24% अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से सुसाइड रेट बढ़ चुका है हमारे युवाओं के अंदर। 24% बढ़ा है सुसाइड रेट। आज जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्या कह रहा है, आज गरीबी की रेखा कहां जा रही है। आज जो है हमारे जो भविष्य है बच्चे, फिरोजाबाद में उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिल रहा है।
डॉक्टर नहीं है, वैद्य नहीं है, लेकिन ये सरकार कर क्या रही है? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि समाजवादी पार्टी युवाओं के लिए काम करना चाहती है, उनके रोजगार के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को यह बुरा क्यों लगता है? भारतीय जनता पार्टी पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में मुझे बता दें कितनों को नौकरी दी? 70 लाख नौकरी 5 साल में देने का वादा किया था। अभी चीफ मिनिस्टर साहब का 6 महीने पहले बयान है कि जिन विभागों को में भी नौकरियां बची हुई हैं उनको निकालने का काम करेंगे, वो नौकरियां निकालेंगे। कहां गई वो नौकरियां? दिल्ली लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहा है। उसने सर मुड़ाया है। हमारी महिलाओं ने, जो शिक्षा मित्र महिलाएं हैं, उन्होंने सर मुड़ाया लखनऊ के अंदर, और इस सरकार ने एक नहीं सोची। और मैंने आपको बताया कि 2000 शिक्षा मित्र जो है या तो आत्महत्या कर चुके हैं या वो जो है कहीं ना कहीं उनको हार्ट अटैक हो चुका है। तो ये युवाओं की सरकार नहीं है। माननीय मोदी जी बोलते हैं, योगी जी बोलते हैं। योगी जी ने क्या कहा था? इस प्रदेश का एक भी युवा जो है वो लायक नहीं है। और मैं उन्होंने ये कहा था कि ये जो धरना प्रदर्शन तुम कर रहे हो, मैं तुम्हें तुम्हारी जगह बता दूंगा। ये माननीय योगी जी का कथन है, जो युवाओं से इस तरह से बात करते हैं। युवा हमारे देश का भविष्य है, प्रदेश का भविष्य है। आप इनके एम्प्लॉयमेंट के बारे में 4.5 ठीक है, चलिए, इन्होंने महिलाओं और युवाओं की बात नहीं की, इसलिए आपने एमवाई को महिलाओं और युवाओं के साथ जोड़ा। ठीक है, संजय जी जवाब दें। देखिए, जो मूल बहस का विषय है, उस विषय के अलावा मेरे मित्र सारी बातें कर गए, और वो सारी बातें हर चैनल पर, हर विषय पर जब भी डिबेट होती है तो यही बात करते हैं, विषय के अलावा सारी बात करते हैं। अब इन्होंने खैर विषय बदल दिया है, तो मैं इनसे तो एक मेरी सवाल है, जरा जवाब दे दें। आप जिस एक्सप्रेस हाईवे की बात करते हैं, क्या आपने पूरा बनाने के बाद उसको उत्तर प्रदेश में लोकार्पित किया था? जिस मेट्रो ट्रेन की बात करते हैं, 25 किलोमीटर की मेट्रो रेल आपने 8 किलोमीटर चलाने के बाद झंडी दिखाकर उसका लोकार्पण कर दिया। जिस आप लोक भवन की बात करते हैं, क्या आपने बनाकर आपके मुख्यमंत्री उसमें बैठ पाए थे? आप कैंसर हॉस्पिटल की बात करते हैं, आज तक, अरे सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरे भाई, मैं आपको सब कंप्लीट करके मुझे भी सुन लीजिए, मुझे भी सुन लीजिए। मैं आपको बहुत देर से सुन रहा था, मुझे भी तो सुन लीजिए। आप बोल रहे थे तो मैं तो चुप था। आप जिसकी बात करते हैं, आप एक योजना बता दीजिए जिसको 100% पूरा करने के बाद आपने उत्तर प्रदेश की जनता को समर्पित किया हो। एक योजना बता दीजिए। दूसरी बात, आप बात करते हैं रोजगार की। पूरे समाजवादी पार्टी के शासन में आपने 2.5 लाख नौकरियां दी। गलत बोल, हम अभी तक 4.5 लाख नौकरियां दे चुके हैं। 1,20,000 नौकरियां और देने वाले हैं। किसने बेहतर किया, आपने या हमने? कब बात नंबर 3, आपका डाटा बिल्कुल झूठा है। अरे सुन लो मेरे भैया, डाटा झूठा है। आपके डाटे किस तरह के होते हैं हर कोई जानता है। सुन रहा था मैं, आपकी बात सुन रहा था ना, तो हमारी भी बात सुन रहा। थोड़ा सा सुनने में खराब लगेगा, लेकिन सुन लो, मैं आपकी बात को बहुत अच्छे से सुन रहा था। आप बात करते हैं किसानों की। किसानों का गेहूं आपने 7.6 लाख मीट्रिक टन खरीदा था लास्ट ईयर में, जब आप चुनाव में जा रहे हैं। हमने इस बार खरीदा है 56 लाख मीट्रिक टन गेहूं। किसने ज्यादा खरीदा, हमने या आपने? तो ना आप किसानों के मुद्दे पर, ना आप रोजगार के मुद्दे पर, ना आप योजनाओं के मुद्दे पर, किसी भी मुद्दे पर आप हमसे बेहतर न थे, न है और न हो पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, आप किसानों की बात करें ना, हमने किसानों की उत्तर प्रदेश में पैदावार बढ़ी, किसानों के गेहूं की खरीद बढ़ी, खाद्यान्नों की खरीद बढ़ी, और उनका भुगतान हमने अकाउंट में किया। सब व्यवस्थाओं को हमने डायरेक्ट ट्रांसफर करने के बाद हमने व्यवस्थाओं को भ्रष्टाचार से मुक्त किया है। आपके समय की एकमात्र उपलब्धि, कोई रोजगार बता दीजिए जिसकी बोली उत्तर प्रदेश में न लगती हो और मैनपुरी और इटावा के लोग ही न जाते हो। मुझसे मत पूछिए, उत्तर प्रदेश के किसी भी चौराहे पर खड़े हो जाइए, आपको जवाब मिल जाएगा। सारी की सारी योजनाएं, आप सारी की सारी योजनाएं, आपने पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे का क्या भूमि अधिग्रहण कर लिया था? आप उसको 15,200 करोड़ में बना रहे थे, अब बन रहा है वो 1,200 करोड़ में। ये पैसा ज्यादा किसकी जेब में जा रहा था? मैं बता रहा हूं, जवाब इसीलिए मैं कहता हूं कि आप कृपया उन विषयों पर ही बात करें जो विषय हमारी बहस में हो। आप लगातार करते हैं, मैं जवाब देना एक झूठ को लगातार करने से वो झूठ सच नहीं हो जाता। हमने किसानों को, जो गांव गरीब और किसानों के पास जो पहुंचाया, आप जब उत्तर प्रदेश में थे 1,20,000 गांव और मजरे ऐसे थे जिसमें लाइट नहीं, हमने उसमें लाइट पहुंचाई।
अब हम उसमें पानी पहुंचा रहे हैं, किसानों की स्थिति को बेहतर कर रहे हैं, गांवों की स्थिति चलिए, को कुल मिलाकर बदल रहे हैं। संजय जी बहुत सारी बातें आपने बता दी, उसका जवाब भी मैं ले लूंगा यहां पर, लेकिन इससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद यहां से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सवाल तो बनता है, मैं आज सवाल इस बात का है कि जिस एमवाई की नई परिभाषा को अखिलेश यादव के द्वारा दिया गया है, क्या वाकई में यही नई सपा है? और नई सपा के अंदर जिस एमवाई फैक्टर का जिक्र हो रहा है, तो फिर पुराने एमवाई का मतलब क्या है? क्या उस परिदृश्य से आगे बढ़ते हुए समाजवादी पार्टी वाकई में एक नई परिभाषा गढ़ने की कोशिश कर रही है? क्या उससे आगे बढ़ रही है, या इसको एक पॉलिटिकल बयान के तौर पर देखा जाए, या इसके राजनीतिक परिणाम क्या होंगे आने वाले विधानसभा चुनावों में, ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि चर्चा विकास की भी होती है, दावों की भी होती है कि हमने इतना विकास किया, मौजूदा पार्टी ये नहीं कर पाई, लेकिन सवाल अभी भी इसी बात का है कि आखिर जो जातिगत वोट बैंक की जो राजनीति है, क्या उससे वाकई में ये पार्टियां बाहर आ गई हैं? उत्तर प्रदेश के चुनावों में क्या इस फैक्टर को नकारा जा सकता है? सवाल इसके साथ भी जुड़ा हुआ है। और क्यों एमवाई की ये परिभाषा दी गई है, सवाल इस बात का भी है। एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं, सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए। सुरेंद्र जी, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि अखिलेश यादव जी की तरफ से हम लोगों ने देखा कि इससे पहले भी बहुत सारे उनके फैसले ऐसे थे जिसको मुलायम सिंह यादव भी उस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे। कुछ सार्वजनिक मंचों से भी हम लोगों को दिखा, कुछ जानकारियों के तौर पर भी हम लोगों के साथ सामने आए, और नतीजा ये हुआ कि जो सफलता की उम्मीद समाजवादी पार्टी कर रही थी, इन फैसलों के बाद वो अपेक्षित सफलता मिली भी नहीं समाजवादी पार्टी को। अब एमवाई की ये जो नई परिभाषा दे रहे हैं, भले ही उसके कुछ भी पॉलिटिकल मायने हो या किसी भी वजह से उन्होंने कहा हो, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये भी बहुत सोच समझ के इस तरीके की बयानबाजी को अखिलेश यादव को करना चाहिए? कहीं ऐसा ना हो कि ये बैकफायर हो पुराने फैसलों को अगर हम लोग जहन में रखें। सुरेंद्र जी, देखिए, ये जो एमवाई की नई परिभाषा बताई गई है, ये मुझे लगता है कि कोई बहुत सुविचारित परिभाषा नहीं है। क्योंकि देखिए, ये इस बात से हम आपको इनकार नहीं कर सकता कि उत्तर प्रदेश में चुनाव जहाँ पर होते हैं, पूरे देश में ही होते हैं, और ठीक है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ नहीं कहते, और कहने के लिए सब यही कहते हैं कि हमें सब जातियों का वोट प्राप्त है, लेकिन फिर ब्राह्मण सम्मेलन भी करते हैं, बैकवर्ड सम्मेलन भी करते हैं, दलित सम्मेलन भी करते हैं, और फिर उसमें अन्य छोटी छोटी जातियों का जैसे पटेल सम्मेलन सब आप देख रहे हैं लगातार। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बात पर उन्होंने कहा कि भाई हम, ताकि उनके ऊपर आक्षेप न लगे कि सिर्फ मुसलमान और यादव का वोट पर वो राजनीति करते हैं, इसलिए उन्होंने कह दिया कि भाई एम माने महिला है, वाई माने युवा है। तो अब जब युवा कह दिया तो महिला भी जो युवा है वो युवा ही कहलाएगी, उसके लिए अलग कोई डिफिनेशन की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस व्याख्या को ही कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, और शायद अखिलेश जी को इस ढंग से कहना भी नहीं चाहिए था। अब उसका कोई पॉलिटिकल नुकसान होगा, फायदा होगा, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन युवा तो इनकी, चूंकि ये युवा नेता हैं और तो युवा इनके साथ है, जब मुलायम सिंह जी के बाद इनके पास सत्ता आई तो जाहिर है जो पुराने लोग थे वो किनारे हुए, और यंग जो जनरेशन है वो उनके साथ है, चाहे वो यादव में हो या बैकवर्ड्स में हो, युवकों का एक आकर्षण उनके प्रति है। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि युवा उनके साथ नहीं है, लेकिन बात चूंकि आज बहस सिर्फ वो एम और वाई की नई व्याख्या पर है, तो उसका मुझे कोई बहुत अर्थ नहीं समझ में आता, और मुझे ये भी लगता है कि कोई बहुत। लेकिन सुरेंद्र जी, क्या इसका एक एस्पेक्ट ये भी हो सकता है, हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि क्या अखिलेश यादव जी को ये भी पता है कि एमवाई का जो फैक्टर उनके साथ जोड़ा जाता है, वो वोट बैंक इतना इंटैक्ट है, उनके साथ जुड़ा हुआ है कि उसकी वो कितनी भी परिभाषा गढ़े वो उनके साथ ही रहने वाला है। इसलिए जो परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्रिएट किया गया कि साहब ये तो इन्हीं पार्टी की या इन्हीं वोट बैंक की ये पार्टी है, उस परसेप्शन को कहीं बदलने के लिए अखिलेश यादव की तरफ से इस तरीके का स्टेटमेंट दिया गया है। क्या इसको इस तरीके से देखें? नहीं, आपने सही बात पकड़ी, मैं उसी पर आ रहा था कि देखिए, वो एम और वाई, देखिए मुसलमान वोटर जो है उसको सीधे सीधे बीजेपी को हराना है। तो जब तक मुसलमान वोटर के सामने ये स्थिति रहेगी कि भाजपा की लड़ाई सपा से है, तो आप मान के चले कि 80% वोटर सपा के पास जाएंगे।
हाँ, अगर ये कल लड़ाई त्रिकोणात्मक हो जाए, आज अभी सीधे है, तो बीएसपी भी एक उससे पार्टनर होगी। और कांग्रेस की स्थिति काफी कमजोर है, इसलिए मैं उस पर बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहूँ, कुछ ना कुछ वो भी शेयर करेंगे। और यादव वोट बैंक पर तो इनका कब्जा है, वैसे ही जैसे मायावती का जो है जाटव वोट बैंक पर है। इसीलिए आपको याद होगा 2017 में जब बीजेपी आई तो उसने यादव वोट को नहीं तोड़ने की कोशिश की। अदर जो बैकवर्ड्स हैं, कुर्मी है, राजभर है, पटेल है, इन सबको आपने देखा कॉम्बिनेशन में बनाया कि भाई इसमें से जो बचे हम वो ले ले। लेकिन राजनीति में होता है कि जब कोई जाति विशेष एक लंबे तक सत्ता में रह जाती है तो अपने वर्ग में भी एक अभिजात वर्ग हो जाती है। तो बैकवर्ड्स में यादव इन लोग इस परिवार की वजह से उन्होंने काफी आर्थिक तरक्की भी की, राजनीतिक तरक्की भी की। तो आर्थिक तरक्की उनके पास पहले काफी थी, क्योंकि देखिए उनके पास जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है डेयरी का, वो उस पर उनका एक तरह से एकाधिकार राजनीतिक ताकत मिली, तो वो गांवों में विशेष रूप से एक ताकत बन के उभरे। ऐसे जब जाटव मायावती बनी तो जाटव जिनको एक जो सम्मान मिला वो इसके पहले नहीं था, अब उनकी एक राजनीतिक ताकत भी हो गई। इसीलिए अब जाटव जो है उनसे मायावती से सिर्फ सम्मान के बजाय आगे वो चाहते हैं कि नहीं आप हमको राजनीतिक भागीदारी भी दीजिए, और वही पर मामला फंसा हुआ है। इसलिए मायावती का वोट बैंक पहले की तुलना में घटा है, बढ़ा नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव का यादवों पर पूरा प्रभाव एडिक्टेड है, मुसलमानों में अभी भी बड़े हिस्से के हकदार है। तो अगर वो अपनी परिभाषा बदल भी रहे कि सिर्फ लोग उनको बदनाम न करते घूमे कि मुसलमान और यादवों की पार्टी है, तो उस हिसाब से उनका ठीक है कहना। लेकिन वो जो वोट बैंक है वो है, उसको कहें या न कहें हमको ही मानना पड़ेगा, मुसलमान और यादव वो भी मानेंगे। रफत फातिमा जी, क्या यही नब्ज पकड़ नहीं पाई है कांग्रेस अभी तक? क्योंकि आपने कहा कि आप कोर जो मुद्दे हैं आप उसी के आधार पर जाएंगी। 32 साल से आप लोगों का सूखा है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या यही असल चीज है जिसको आप लोग पकड़ नहीं पाए और अभी भी उस फेज में नहीं है कांग्रेस पार्टी? क्योंकि यहां पर मुकाबला अभी भी यह है कि बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस की उसमें कहीं गिनती नहीं हो रही। रफत फातिमा जी, स्टैंड क्लियर है। मैंने कहा ना कि हम लोग मुद्दों पर लड़ाई लड़ेंगे, और जाहिर है हम जातिगत राजनीति नहीं करते हैं। कांग्रेस सबको लेके चल रही है, और वो अभी भी हम यही कहेंगे हमारे कोर मुद्दे जो हैं वो किसान हैं। अभी हमारे भाई संजय जी कह रहे थे किसानों के लिए बहुत कुछ करा है, तो हम कहेंगे उनसे कि 11 महीने से किसान हमारा बैठा है सड़कों पर, क्यों नहीं उससे बात करके उनकी समस्याओं का हल निकालते हैं? क्यों नहीं उन जो रोजगार दिए उन इको गार्डन जाके उन 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी में जो घोटाले हुए उस पर बात करते हैं? क्यों जब वो शिक्षा मंत्री के आवास पे जाते तो उनको लाठियां मिलती हैं? तो कम से कम जो सत्ता में है उनको इस चीजों पे ध्यान देना होगा। आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है और लोग सड़कों पर हैं, तो कांग्रेस अपने मुद्दों पे बिल्कुल लड़ेगी, और जो ये मुद्दे हैं वो बहुत जरूरी है देश के लिए। किसान दिशा और दशा तय करते हैं। किसान हमारा सड़कों पे बैठा है तो हम उसके लिए कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। आज हमारी महिला जो है सुरक्षा नहीं पा रही। अभी नोएडा का आप ही के चैनल के माध्यम से अभी हम सुन रहे थे, अभी तक वो बच्ची नहीं मिली है, मॉर्निंग वॉक पे निकली हुई है। अराजकता इतनी फैली हुई है कि मॉर्निंग वॉक पे अगर बच्चे निकल रहे हैं तो उनको उठवा लेते बदमाश। एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है अपराध में नंबर 1 है आज यूपी। तो ये सब चीजें, समस्याओं कैसे निपटा जाएगा? इनसे कहीं ना कहीं हमें मुद्दों पे लड़ना ही होगा। तो हम मुद्दों के लिए मुद्दों पे ही लड़ेंगे। ये चुनाव 2022 का मुद्दों पे ही लड़ेंगे। वो जाहिर है कि हमारा जो है कहीं ना कहीं कुछ गलतियां रही होंगी कांग्रेस से, तो कांग्रेस पूरी तरह मजबूती से 2022 में लड़ेगी। ठीक है। संजय चौधरी जी, क्या एक जो परसेप्शन जिसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, क्योंकि यही बात जो इनके साथ जोड़ी जाती रही मुस्लिम और यादव वाली, अब उसको वो आगे इसलिए बढ़ा रहे हैं कि भाई मुस्लिम एम का मतलब हम महिला और वाई का मतलब यादव नहीं, वाई का मतलब हम युवा, इसकी हम बात कर रहे हैं। क्या परसेप्शन जो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के लिए बना रही तो उसको तोड़ने के तौर पर इसको देखें? देखिए, परसेप्शन कोई एक वक्तव्य से नहीं बदल जाता है। आप पीछे दिनों देखिए समाजवादी पार्टी ने अपने पार्टी में किनको शामिल किया। उन्होंने शामिल किया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई को, वो मुसलमानों के एक प्रतीक हैं। उन्होंने किसको शामिल किया? बलिया के वो लोग, यादव लोग जो उनको छोड़ के चले गए थे,
उन्होंने उन यादवों को अखिलेश यादव जी ने अपनी पार्टी में फिर शामिल किया। तो आप शामिल, अच्छा आप बताइए, किसी युवा नेता को शामिल किया क्या, किसी महिला नेता को शामिल किया क्या? उन्होंने शामिल किसको किया? मुस्लिमों को शामिल किया और यादवों को शामिल किया। तो यही जो बात दुबे जी जिस चीज को परिभाषित कर रहे थे कि पार्टी का जो मूल चरित्र है उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, ये केवल एक स्टेटमेंट है जो पॉलिटिकली किसी चीज को तात्कालिक उत्तर के आधार पर अखिलेश जी ने दिया होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो कहा गया है वो सच के धरातल पर कहीं भी सही उतरता है। पार्टी का मूल चरित्र अभी भी वही है और मुझे लगता है कि मुस्लिम वोटों को दूर करने का दुस्साहस अखिलेश जी जैसा पूर्व मुख्यमंत्री नहीं कर सकता है, क्योंकि देखिए पूरी की पूरी लड़ाई मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर। यहां कांग्रेस की प्रतिनिधि बैठी हैं, बगल के झारखंड राज्य में अभी क्या हुआ, कांग्रेस का शासित राज्य है, कांग्रेस वहां की सरकार में शामिल है, विधानसभा के अंदर वहां नमाज पढ़ने का कमरा देने का उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले क्या इसकी कोई आवश्यकता थी क्या? क्यों दिया? उससे वो राजनीतिक संदेश देने की कांग्रेस कोशिश कर रही है कि देखिए हम मुसलमानों के लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये करना केवल उत्तर प्रदेश के शांत वातावरण में, जहां माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 4.5 साल में ऐसा वातावरण उत्पन्न किया है कि उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हो रहा। अगर एक भी दंगा नहीं हो रहा है तो वो मुसलमानों के लिए सुरक्षा की ही तो वातावरण का निर्माण हो रहा है। तो ऐसे समय पे एक ऐसे इश्यू को उठा देना जिसमें मुसलमानों को लगे कि हमारे लिए ठीक है। संजय जी देखिए, अब्दुल हफीज गांधी जी हमारे साथ अभी समय फिलहाल जुड़े हुए नहीं है क्योंकि उन्होंने पहले भी बता दिया था कि लाइट नहीं है, शायद उनका इन्वर्टर भी ड्रेन आउट हो गया था, इसलिए हमारे साथ संपर्क में नहीं है वो। लेकिन मैं आपसे उनकी ही तरफ से सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि अखिलेश जी भी इस बात को अभी कह चुके हैं, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कह रहे थे 90% युवा बेरोजगार है, जिस युवा का उन्होंने एमवाई के साथ जिक्र किया, और महिला अपराध में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। अब इन दोनों ही चीजों को आप लोग काउंटर कैसे करेंगे अगर वो एमवाई की इस परिभाषा को गढ़ रहे हैं तो? और ये बात सभी पार्टियां आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रही हैं कि युवा और महिला इन दोनों को सही तरीके से आप लोगों ने डील नहीं किया। देखिए, एक रिपोर्ट के आधार पर आप निर्णय करें तो मैं समझता हूं, मेरी गुजारिश है कि एक और रिपोर्ट स्टैंडिंग कमेटी इन पार्लियामेंट फॉर होम अफेयर्स, जिसको चेयरपर्सन है मिस्टर आनंद शर्मा, वो हमारे नेता नहीं है, वो कांग्रेस के नेता है। वो स्टैंडिंग कमेटी को चेयर करते हुए पूरे देश के महिला सुरक्षा और महिला संरक्षा के आधार पर उत्तर प्रदेश के महिला सुरक्षा के लिए किए गए कामों की तारीफ करते हैं और उस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स में है कि और स्टेट्स को भी ऐसे ही प्रयास करने चाहिए। तो अगर ये रिपोर्ट है तो दूसरी भी रिपोर्ट है, दूसरी रिपोर्ट पार्लियामेंट की रिपोर्ट है, पार्लियामेंट की रिपोर्ट हमारी नहीं है, उसके चेयरपर्सन कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं जो विदेश मंत्री रहे हैं। तो मुझे लगता है कि तथ्यों की विवेचना करने के लिए जितने साक्ष्य उपस्थित हैं उन सारे साक्ष्यों के प्रकाश में ही तथ्यों की विवेचना करनी चाहिए। केवल एक आध घटना के आधार पर आपका यह वातावरण बना देना कि किसी ने धोती खींच ली इसलिए महिला की सुरक्षा के लिए खिलवाड़ हो गया, एक घटना 24 घंटे के अंदर उसमें पूरा का पूरा थाना सस्पेंड हो जाता है, करने वाले किसी और राजनीतिक दल के निकलते हैं, वो उन्हीं राजनीतिक दल के निकलते हैं जो विपक्ष के साए में बैठे हुए हैं। तो केवल घटना के आधार पर किसी को बना देना, मुझे लगता है कि ये ऐसा ही है जैसे बहुत बड़ा अगर कूड़ा का ढेर लगा हो उसमें आप एक बाल्टी कूड़ा डाल दें तो वो कूड़ा पता नहीं चलता, लेकिन साफ फर्श पर अगर एक चुटकी आप धूल भी डाल देंगे तो लगता है कि गंदगी है। चलिए, अब्दुल हफीज गांधी जी मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, मुझे अभी बताया गया। अब्दुल हफीज गांधी जी जवाब दें, क्योंकि सपा का जो मूल चरित्र है वो नहीं बदला है। इस चर्चा में यही बार बार बात हो रही है कि मूल चरित्र नहीं बदला, भले ही पब्लिक डोमेन में कुछ भी कहते हैं। नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा का मूल चरित्र क्या है? भाजपा का मूल चरित्र जो है वो जनता को ठगना है। भाजपा का मूल चरित्र जो है जो वादा खिलाफी है। भाजपा का मूल चरित्र ये है कि जो विपक्ष में होते हैं तब कुछ और होता है, जब सत्ता में आ जाते हैं कुछ और होगा। इनके लिए आधार बुरा था, उसके लिए एफडीआई इनके लिए बुरी थी, जीएसटी बुरा था, कितने सालों तक जीएसटी का विरोध किया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र क्या है? जब ये भाजपा विपक्ष में होते हैं तब इनका कुछ और चरित्र होता है, जब ये सत्ता में जाते हैं तो इनका और चरित्र होता है। तो समाजवादी के साथ ऐसा नहीं है। समाजवादी जो है वो सत्ता में जो होती है वही विपक्ष में है, और हम जनता के लिए काम करना चाहते हैं, जनता के वेलफेयर के लिए हम काम करना चाहते हैं और हमने किया है। जो वेलफेयर के हमने काम कर दिया, आज तक जो है भारतीय जनता पार्टी उनके फीते काट रही है।
इन्होंने कहा कि मेरा भी बैटरी डाउन हो गई थी लैपटॉप की, इसलिए मैं आपके साथ जुड़ नहीं पाया। इन्होंने ये कहा कि जो है कोई भी योजना पूरी नहीं कर पाए। आपने तो टैबलेट देने का काम किया ना, तो हमने तो 14 लाख लैपटॉप बांट भी दिए, जिनका लोग आज रोजगार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनका लोग पढ़ाई लिखाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी टैबलेट का क्या हुआ? आपने तो अभी तक कुछ नहीं किया, और जब सरकार जाने वाली है तो आपको टैबलेट की याद आ रही है। तो जनता के साथ जो धोखाधड़ी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो मैं समझता हूँ सब लोग देख रहे हैं। कोई भी ऐसी इन्होंने नौकरी नहीं निकाली है जिसमें जो है करप्शन नहीं हुआ हो। मैंने पहले ही कहा था कि कॉपियां जला दी गई, बार कोड बदल दिए गए, हर जो है नौकरी में कहीं ना कहीं जो है वो घपला हुआ है। अभी जो 69,000 नौकरियां निकाली थी जिसके लिए लोग लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें ये आरक्षण खा गए। उसमें ओबीसी जो समाज है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, उसका ये आरक्षण उन्होंने सही तरह से नहीं किया। तो जो आरक्षण की दुश्मन भाजपा है, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई होती है उसकी जो दुश्मन अब मेरे पास भाजपा समय तो कम है इनका- अब्दुल जी, मैं बहुत जल्दी से आपकी बात का जवाब लेता हूं, जल्दी से जवाब दें संजय जी। देखिए, ये जो कह रहे हैं ना, इनको याद होना चाहिए कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को नहीं, ये भी तो बताइए कि कॉपियां कैसे जला दी गई थी? इसका मतलब आपके वक्त में किस तरह से बारकोड बदल दिए गए थे, कॉपियां जला दी गई थी, होमगार्ड की भर्ती में किस तरह से, होमगार्ड पे किस तरह से जो है वो रोल बना लिए गए थे, नकली रोल बना लिए गए थे, लोगों को भर्ती किया था। किस तरह से कॉपियां जला दी गई थी उसका तो जवाब दीजिए। कॉपियां जला दी गई थी, बारकोड जला दिए गए थे, उसका जवाब दीजिए आप। भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे पाएगी एक भी भर्ती। चलिए, अब आप लोग इसी आरोप प्रत्यारोप के बीच में मैं चर्चा आज यहीं समाप्त करूंगा। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि हाँ, अब ये एमवाई का ये जो नया एक फैक्टर बताया गया है, ये जो एमवाई की नई परिभाषा गढ़ी गई है, जनता इसको किस तरीके से लेती है और क्या वाकई में समाजवादी पार्टी वाकई में बदल गई है या ये नई सोच है, नई सपा है, इस पर जनता कितना भरोसा करती है, इसके लिए भी आपको चुनाव का ही इंतजार करना पड़ेगा। आज सवाल तो बनता है, मेरे साथ फिलहाल इतना ही।